we discuss the remaining part of chapter 11, planning for development. Once the initial problem was sorted out, the next objective was building a strong agriculture and industrial base. अब जो इनिशियल प्रॉब्लम थी तो उनको तो शॉर्ट आउट किया गया, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्रियल है उसके बेस को मजबूत बनाया जाए. हाँ, शॉर्ट टू अचीव इट, इसको अचीव करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई. 1950 में 5 ईयर प्लान्स बनाए गए टू हेस्टन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के प्रोसेस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए. दे वर फ्रेम्ड, एग्जीक्यूटिव एंड मॉनिटर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन. वो बनाए गए, लागू किए गए और किसकी देख रेख में? प्लानिंग कमीशन की देख रेख में. हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टुक द लीड इट सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्रीज. जो गवर्नमेंट थी वो बहुत हैवी इंडस्ट्रीज़ को लगाना चाहती थी, सच एज स्टील, जैसे कि स्टील है या फिर बहुत सारी डैम्स को बनाना है. पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने रियलाइज़ किया डैम्स की इम्पोर्टेंस को, कितना इम्पोर्टेंट है डैम. और कार्ल डैम अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि वो मॉडर्न इंडिया का टेम्पल है. The public sector was given to the responsibility of mobilizing resources. पब्लिक सेक्टर को रिसोर्सेज की मोबिलाइजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. प्राइवेट सेक्टर हैड अ लिमिट रोल टू प्ले, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने इसमें बहुत ही लिमिट रोल निभाया. इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी क्या थी? आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, जब भारत को आज़ादी मिल गई थी तो इंडिया हैज़ डेवलप्ड एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. इंडिया के पास डेवलप्ड और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी. उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? प्रोग्रेस. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी वर प्रोग्रेस, डिसएग्रीमेंट एंड पीसफुल कोऑर्डिनेशन. प्रोग्रेस करना, डिसएग्रीमेंट करें और शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना. और इस पॉलिसी को क्या कहा गया? ये पॉलिसी जो थी वो कहाँ से अडॉप्ट की गई थी? नॉन अलाइनमेंट. नॉन अलाइनमेंट मतलब किसी के भी साथ ना होना, अपने हिसाब से चलना, किसी और का साथ ना देना. नॉन अलाइनमेंट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दो पावर में वर्ल्ड बढ़ गया था, यूएसए और जो टू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, दो सुपर पावर थी, यूएसए एंड रशिया, यूएसएसआर जिसको उस टाइम कहा जाता था. एंड बिटवीन दीज टू पावर, इन दो पावर्स के बीच में बहुत ज़्यादा राइवलरी, मतलब आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी. एक तरीके से दोनों लड़ने को बिल्कुल हर चीज़ों में इनमें होड़ लगी हुई थी. इसका रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू हॉस्टाइल मिलिट्री ब्लॉक्स. और इन्होंने इसी होड़ में दो मिलिट्री बहुत ही भयानक मिलिट्री ब्लॉक्स बनाए गए. कोसिक्वेंटली एटमॉस्फेयर ऑफ टेंशन वाला एटमॉस्फेयर था. डिस्ट्रक्ट एंड फियर डेवलपमेंट, चारों तरफ डिस्ट्रक्ट और डर वाला माहौल जो है, टेंशन वाला माहौल, एटमॉस्फेयर डेवलप हो गया था. और इसको क्या कहा जाता है? कोल्ड वार. एज मैनी फॉर्मर्स इम्पीरियलिस्ट कॉलोनीज वर अटेनिंग इंडिपेंडेंस एट दिस टाइम. और बहुत सारी कॉलोनीज जो है वो इस वक्त इंडिपेंडेंट हुई थी. इन बोथ पावर ट्राई टू ड्रॉ न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्रीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स. और ज़्यादातर जो है ये दोनों पावर थी इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को अपने में मिलाना चाहती थी, अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहती थी. इट ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब ये था कि टेकिंग एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इशूज़, यानी जो इंडिपेंडेंट मिली है वो नेशनल इशूज़ के नेशनल इशूज़ बन जाए. यानी इट ऑल्सो मीन्स टेकिंग एन इंडिपेंडेंट जो लेना है वो हमारी नेशनल इशूज़ हो गई. इंडिया ऑन द मूव इन 2017. अब इंडिया क्या है? 2017 में आ गई है. यानी इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं उनके ऊपर इंडिपेंडेंट रुक रखना, इंडिपेंडेंटली होना. यानी हमें किसी के भी दबाव में रहकर कुछ भी नहीं करना है. इंडिया ऑन मूव इन 2017, क्योंकि 2017 में इंडिया मूव कर रहा है. यहाँ पर ये बुक बेटा पुरानी प्रिंट है इसलिए 2017 है, यानी अब हम कौन सी हैं? 2021 की बात करें. और ये उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है. इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 70 ईयर्स. और यहाँ पर हम
अपनी इंडिपेंडेंस के, यानी क्योंकि ये बुक पुरानी प्रिंट हुई है, 4 ईयर्स की है, तो उसमें यानी हम 74 ईयर्स जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये टाइम है, इट इज़ टाइम टू एक्सेस आवर सक्सेस एंड फेलियर ड्यूरिंग दी 6 डेकेड। पिछले 6 डेकेड से हम अपनी सक्सेस को या अपनी फेलियर को देखने का टाइम है। हैज़ इंडिया बीन एबल टू अचीव द आइडल दैट आवर लीडर सेट आउट इन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या इंडिया ने अपने वो सारे आइडल्स को अचीव कर लिया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स चाहते थे? नेक्स्ट है सक्सेस। कितनी सक्सेस मिली है? पीपल प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन। भारत में जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन्स के हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो भारत में रहते हैं। इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ के बाद इंडिया हैज़ मैनेज टू स्टे यूनाइट। इंडिया एक यूनाइटेड है, एकता में, यहाँ पर सभी एकत्रित है, बिल्कुल इकट्ठे एकता में बंधी हुई है, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, हैंस स्ट्रॉन्ग, यानी और फिर भी ये सब स्ट्रॉन्ग है। इंडिया रिमेन्स सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक नेशन। इंडिया क्या है? एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक नेशन है। पीपल को यहाँ पर राइट है वोट देने का, इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का। वी हैव फ्री प्रेस डैट वी बिकम वेरी वोकल अवर लास्ट फ्यू ईयर्स। हम जो है फ्री बिल्कुल अपने बातों को बता सकते हैं कुछ सालों से। वी ऑल्सो हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। एग्रीकल्चर आउटपुट इज एट एन टाइम हाई एंड देयर हैव बीन रोबोट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और जो हमारा एग्रीकल्चर है वो क्या है? एग्रीकल्चर का आउटपुट जो है वो भी अच्छा है, और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो भी रोबोट्स यानी मजबूत हो चुकी हैं। इंडिया हैज ऑल्सो हार्डनेस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर यूज़ ऑफ पीसफुल एक्टिविटीज़। यानी इंडिया के पास हार्डनेस न्यूक्लियर एनर्जी है जो पीसफुल एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होती है। इट इज़ वन अमॉन्ग्स द फ्यू कंट्री एंड विच हैव सेंट मिशन टू द मून। और हम उन कंट्रीज़ में से हैं जिसने चांद पर भी अपने मिशंस को भेजा है। नेक्स्ट है चैलेंजेस अहेड। अब इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े। इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डेकेड। इंडिया ने पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, लेकिन उसके सामने देयर इज़ हाउएवर मच मोर टू बी डन। बहुत सारी चीज़ें अभी करनी भी हैं। और रिमूविंग पॉवर्टी को जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको मिटाना है। करोड़ इंडियंस जो हैं वो अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। दे डू नॉट गेट इवन 2 मील्स इन अ डे। उन्हें एक दिन में 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। देर इज़ अ लॉट ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कास्ट इनइक्वालिटी है। द अनटचेबल्स कंटिन्यू टू डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सम प्लेसेस। अनटचेबल्स को लगातार कई जगह पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है उनके खिलाफ। दे आर स्टिल नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल और टू एंटर टेम्पल्स। उनको पब्लिक वेल से, कुओं से पानी भरना अलाउ नहीं है, एंड टेम्पल्स में एंटर करना अलाउ नहीं है। सो वाइल वी हैव बीन एबल टू अचीव पॉलिटिकल इक्वलिटी, लेकिन फिर भी जैसे कि हम अचीव कर चुके हैं अपनी पॉलिटिकल इक्वलिटी को, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी इज स्टिल डिस्टेंट ड्रीम। लेकिन हमारी इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी जो है वो अभी भी बहुत दूर है, हमारा बहुत सपना है। मेकिंग एजुकेशन अवेलेबल टू ऑल अनदर चैलेंज। सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कराना पिछले कुछ सालों से बहुत बड़ा चैलेंज है। सो फार एजुकेशनल प्रोग्रेस हैज़ बीन अनइवन। क्योंकि बहुत सालों से हमारा एजुकेशन प्रोग्रेस जो है वो अनइवन है। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं अभी जहाँ पर, कुछ स्टेट तो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, और लेकिन कुछ स्टेट क्या हैं, बहुत अच्छे हैं अदर से। जैसे सर्व शिक्षा अभियान नीड टू बी परसुएडेड मोर एग्रेसिवली। बहुत तेज़ी से लागू करने की ज़रूरत है। यानी सर्व शिक्षा मतलब सभी के लिए शिक्षा। एंड अकॉम्पनिंग चैलेंज इज क्रिएट जॉब फॉर द मिलियन ऑफ द यूथ पासिंग आउट फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। यानी जो बच्चे हर साल मिलियंस स्टूडेंट्स जो हैं, जो यूथ पास आउट होते हैं स्कूल से, कॉलेज से या टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, उनको जॉब दिलाना सबसे बड़ी समस्या है। तो इंडिया के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो बहुत टाइम से जो है फेस कर रही हैं। एंड दोज गिवन हेयर ओनली द टिप फॉर द आइसबर्ग।
यहाँ पर कुछ ऐसे ही दिए गए हैं, जैसे बहुत ही एक आइसबर्ग से एक टिप उठा ली जाए, यानी एक बूंद की तरह है ये प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट द गुड थिंग इज़ दैट वी आर इन पोजिशन ऑफ टैकल दिस चैलेंजेस। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम हम इस पोजीशन में हैं कि हम इन चैलेंजेस को टैकल कर सके, बिकॉज क्योंकि एटीट्यूड ऑफ द पीपल इज चेंजिंग, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है। इंडिया टुडे आर मच मोर अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल, जो इंडियंस हैं वो आज बहुत ज़्यादा अवेयर है और रिस्पॉन्सिबल हैं। दे वांट चेंज, वो चेंज लाना चाहते हैं और वर्क करना चाहते हैं इन सभी के लिए। ओके स्टूडेंट।